Assalamualaikum student and welcome to our YouTube channel Study Orbit with इफ्तिखार। स्टूडेंट इस सीरीज़ में हमने फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फिलॉसफी ऑफ लॉ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका एक टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि आपको फिलॉसफी ऑफ लॉ की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आज हम लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफाइन लॉ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले माइंड में उसकी एक कॉम्पैक्ट और डिटेल आउटलाइन होनी चाहिए ताकि पॉइंट बाय पॉइंट उसको डिस्कस करके हम एक प्रॉपर लेंथ का क्वेश्चन बना सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक डिफाइन लॉ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की आउटलाइन देखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, उसके बाद आ जाएगा मीनिंग ऑफ लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ, ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, नेचर ऑफ लॉ और सबसे लास्ट पे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ से बेसिकली मुराद है कि जो लॉ का सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट है, बहुत वसी सब्जेक्ट है, तो उसको मुख्तलिफ लॉज को कैटेगराइज किया गया है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के लॉज आ जाते हैं, जिसमें मॉरल लॉ और नेचुरल लॉ, फिजिकल लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ और कस्टमरी लॉ आ जाता है। ये बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ देखते हैं कि बेसिकली लॉ है क्या चीज़। अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन अ कंट्री। अ कंट्री नीड्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड लॉ टू सस्टेन इन द वर्ल्ड। किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम के लिए लॉ बहुत ज़रूरी होता है। अगर लॉ का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा तो मुल्क में अनारकी की इंतशार की सूरत पैदा हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ लॉ। द वर्ड लॉ मीन्स रूल्स, रेगुलेशन, कोड, कंडक्ट एंड प्रिंसिपल। ये इंसाफ के वो असूल व ज़वाबित होते हैं जिन पे मुआशरा कायम होता है। लॉ की वजह से लोगों को यकीन होता है कि अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई तो जो लॉ का या जस्टिस का जो सिस्टम है वो हमें प्रोटेक्शन मुहैया करेगा। इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू साल्मंट। लॉज आर द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स दैट कंसिस्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। बेसिकली जो लॉ है वो असूल व ज़वाबित की एक बॉडी है जो किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ स्टेट कि जो स्टेट की बुनियाद होती है, एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट और हमें असूल व ज़वाबित बताती है कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी। एंड देन वी सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज़ टू प्रोवाइड जस्टिस टू इंजर्ड पर्सन। इट इज़ द सोसाइटीज़ एंड स्टेट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड सिस्टम ऑफ जस्टिस। कि लॉ का जो बेसिक मकसद होता है वो उस बंदे को इंसाफ मुहैया करना होता है जिसके साथ ज़्यादती हुई हो। इंजर्ड पर्सन का मतलब है वो शख्स जिसको किसी ने इंजर किया है या किसी मामले में, किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में उस शख्स के साथ ज़्यादती हुई है, तो उसको पता होता है कि जो मुल्क का जस्टिस का सिस्टम है वो मुझे इसकी रेमेडी लेके देगा, मुझे इंसाफ मुहैया करेगा। नेचर ऑफ लॉ। लॉ इज़ नॉट रिजिड इन नेचर, इट इज़ फ्लेक्सिबल। अ गवर्नमेंट कैन चेंज एनी लॉ फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। रिजिड का क्या मतलब होता है? रिजिड का मतलब होता है जिसमें आसानी से चेंजिंग ना की जा सके। तो इन लाइंस में राइटर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो लॉ होता है वो रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है कि वक्त के साथ साथ वो चेंज होता रहता है और गवर्नमेंट उसको चेंज करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अगर हम लीगल सिस्टम को देखें तो जो पुराने वक्तों के लॉज थे और अब जो लॉज हैं वो डिफरेंट हैं, वक्त के साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंड देन वी सी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। इसमें सबसे पहला लॉ आ जाता है मॉरल और नेचुरल लॉ। वर्ड मॉरल या नेचुरल को हम देखें तो ये एक एबिलिटी होती है, इंसान के अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो कोई गलत काम होता देखे तो उसको पता चल जाता है कि उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये गलत काम हो रहा है या सही काम हो रहा है। तो इसको कहते हैं कि नेचुरल लॉज, कि जो इंसान को खुद ब खुद पता चल जाए कि ये बात ठीक है या गलत है। मोरल और नेचुरल लॉ कैन बी डिफाइंड एज द लॉ मेड बाय गॉड एंड एनफोर्स्ड अपॉन ह्यूमन बीइंग आर नेचुरल लॉ। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये एबिलिटी दी जाती है कि हमें पता चल जाता है
कि ये काम गलत हो रहा है या सही हो रहा है। इम्पोर्टेंस, moral laws are very important. They show us true path. They tell us what is right and what is wrong. ये वही बात दोबारा कर रहा है। They tell us what is good to do and what is illegal and immoral. So it teaches us the way to behave in a good manner in the world. कि ये जो moral और natural laws होते हैं ये automatically हमें बताते हैं कि कौन सा अमल है जो हमने करना है और कौन सा अमल जो है वो इलीगल या इमोरल है। फिजिकल लॉ से मुराद है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ों के जो मुख्तलिफ लॉज हैं वो मुख्तलिफ होते हैं और इनके दरमियान एक बैलेंस को फिजिकल लॉ कहते हैं। द लॉज दैट आर यूज्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन आवर यूनिवर्स, अर्थ एंड बॉडीज आर नोन एज फिजिकल लॉ। अदर नेम ऑफ फिजिकल लॉ इज नोन एज साइंटिफिक लॉज भी इन्हें कह दिया जाता है। तो इसका पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ फिजिकल लॉ इज मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, कि ये जानदार और गैर जानदार चीज़ों के दरमियान एक बैलेंस को कायम रखता है। हम देखते हैं कि लॉज इन लिविंग बॉडीज से क्या मुराद है कि द लॉज सच एज लॉज ऑफ propagation of species, law of species and development are used to maintain uniformity of conduct in living beings. बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जानदारों की, उनका इर्तिका कैसे हुआ। जैसे साइंटिफिकली एक कॉन्सेप्ट है कि जो इंसान है उसकी डेवलपमेंट बंदर से हुई है, तो सारे लॉज ये जो स्पीशीज़ के आ जाते हैं प्रोपोगेशन के, इनको लॉज इन लिविंग बॉडी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड सेकेंडली लॉज इन नॉन लिविंग बीइंग्स, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके भी कुछ लॉज होते हैं, जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ रोटेशन एंड केमिकल रिएक्शंस आर दोज लॉज which maintain uniformity in non-living beings. And another classification of law is civil law. The laws which are all about the issues of land and right of citizen are known as civil laws. ये right and duties पे मुश्तमिल होते हैं या लैंड के जो इश्यूज होते हैं उनको कवर करते हैं। ओरिजिन ऑफ सिविल लॉ, अगर हम बैक डेट हिस्ट्री में देखते हैं तो जो रोमन सोसाइटी थी, सिविल लॉ का आगाज़ तब से हुआ था। उन्होंने सिंपल से सिविल लॉज उस वक़्त बनाए थे कि अगर कोई शख्स किसी से प्रॉपर्टी लेता है या मैरिज वगैरह के जो मसाइल हैं उनको सिविल लॉ कवर करेगा। ओरिजिन ऑफ सिविल लॉ इज़ फ्रॉम एंशिएंट रोम where it was called as jus civilis to differentiate from jus gentium. Jus civilis represent the relationship of citizen and state. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिविल लॉ का जो इर्तिका है वो रोमन सोसाइटी से हुआ है, तो उस वक़्त जो सिविल लॉ था उसको जस सिविलिस कहते थे, जो कि इसको अलग करता था जस जेंटियम से। ये रोमन सोसाइटी के दूसरे लॉज थे जिनका नाम था जस जेंटियम, जबकि सिविल लॉ को क्या कहते थे? जस सिविलिस। जस सिविलिस रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ सिटीजन एंड स्टेट, कि ये इंडिविजुअल जो सोसाइटी में एक फ़र्द था और स्टेट था उसके रिलेशनशिप को डिफ़ाइन करता था। वक्त के साथ साथ ये सिविल लॉज की डेवलपमेंट होती गई। अगर अब हम प्रेजेंट सोसाइटी में देखें तो सिविल लॉज में कौन कौन से लॉज कवर हो जाते हैं? राइट ऑफ सिटीज़न आ जाता है इसमें, मैरिज जिसमें आ जाता है, प्रॉपर्टी के मसाइल आ जाते हैं, फैमिली लॉज आ जाते हैं, बिज़नेस लॉज आ जाते हैं, मुख्तलिफ डील्स जो बिज़नेस में होती हैं वो आ जाते हैं, राइट ऑफ लैंड, और प्रॉपर्टी के जो इश्यूज होते हैं या प्रॉपर्टी के जो एग्रीमेंट होते हैं वो सिविल लॉज में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है क्रिमिनल लॉ, द लॉ विच इज़ अबाउट क्राइम्स एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ कंट्रीज नोन एज क्रिमिनल लॉ। ये बेसिकली ऑफेंस को कवर करता है कि जब किसी शख्स को आप इंजरी पहुंचाते हैं, आप पर्सनली उसका नुकसान करते हैं, तो वो क्रिमिनल लॉज में आ जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर पीस इन सोसाइटी, दे कंट्रोल क्राइम, दे पनिश दोज हु ब्रेक कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी इम्प्लीफिकेशन देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। क्रिमिनल लॉ इज अप्लाइड इन केस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट और फिजिकल इंजरी टू द पर्सन। ये वही बात जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। हर कंट्री के अपने डिफरेंट लॉज होते हैं, लेकिन जब दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसके लिए एक इंटरनेशनल लॉ मौजूद है।
The law which control conduct between two states, protect their right and resolve the disputes are called international law. तो तब इंटरनेशनल लॉज यूज़ होते हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अगर स्टेट के आपस के मसाइल हों तो वो उधर सुने जाते हैं. International law is between two states. They never try to break it. In case of breakage, victim country has right to redress. Now these laws are applicable to those states who are member of UNO. UNO के मेंबर हैं जो कंट्रीज, उनको इंटरनेशनल लॉज को कंसीडर करना पड़ता है, उसके अंडर काम करना पड़ता है. बेसिकली कस्टमरी लॉ को समझने से पहले हमें कस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा कि कस्टम को अगर सिंपली हम कहते हैं तो एक जो सोसाइटी की रवायात होती हैं वो बहुत ज़्यादा वक्त के लिए जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सोसाइटी में तो वो कस्टम बन जाती हैं. इसकी मिसाल मैं देता हूँ, जैसे कि हिंदू सोसाइटी है, उधर बड़ों को इज्जत देने के लिए वो बड़ों के पाँव छूते हैं, तो ये वहाँ की कस्टम है. तो कस्टमरी लॉ बेसिकली यही हैं. कस्टमरी लॉज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर पार्ट ऑफ कस्टम एंड वैल्यूज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. इम्पोर्टेंस. कस्टमरी लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नेशन. दीज आर वॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी एक्शंस का क्या मतलब है कि आशीर्वाद लेना, ये कानून आपको एनफोर्स नहीं करता बल्कि आपकी वैल्यूज़ और एथिक्स करते हैं. Every country in the world respect the customary law of other country. In case of breakage, the offender is punished the custodian of these rules. अब मॉडर्न सोसाइटी में मुख्तलिफ कंट्रीज दूसरे कंट्रीज की कस्टम का ख्याल रखते हैं कि अगर एक कंट्री में इस्लाम के पैरोकार हैं तो वो हिंदू सोसाइटी या कम्युनिटी हैं उनकी कस्टम का एहतराम करते हैं. द लास्ट वन इज़ कन्वेंशनल लॉ. मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल लॉ हम देखते हैं तो हमें इसकी समझ आ जाएगी. द वर्ड कन्वेंशन मीन्स एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के दरमियान या दो स्टेट्स के दरमियान. कन्वेंशन लॉज आर दोज लॉज दैट मेंटेन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, प्रोटेक्ट राइट एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या हैं कन्वेंशनल लॉज के, कि कन्वेंशनल लॉज आर बिटवीन टू पार्टीज एंड देयर इज नो सुपीरियर अथॉरिटी. जब भी कोई एग्रीमेंट होता है तो वो उसमें दोनों पार्टीज इक्वल होती हैं. अगर एक उसको ब्रेक करेगा तो उसकी रेमेडी क्लेम कर सकती है स्टेट या पर्सन. देयर शुड बी अ सेट ऑफ एग्रीमेंट. इन केस ऑफ ब्रेकेज, विक्टिम पार्टी कैन सीक द हेल्प ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट. अगर कोई भी पार्टी इस एग्रीमेंट को तोड़ती है तो स्टेट से बंदा क्लेम कर सकता है कि इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की है, या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट होते हैं जैसे पुलिस का, जुडिशरी का, तो बंदा वहाँ केस फाइल कर सकता है कि इस पार्टी ने मेरे साथ ज़्यादती की है तो आप मुझे इंसाफ लेके दें. तो बेसिकली यही टॉपिक था कि डिफाइन लॉ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ. ये दो तरह से ये क्वेश्चन को वो एग्जामिनर पेपर में पूछ लेता है कि डिफाइन लॉ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, और जो दूसरे तरीके से पूछता है वो है डिफाइन लॉ एंड गिव डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट ज्यूरिस्ट अबाउट लॉ. तो ये दो तरीके से आता है. तो दूसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे. मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.